तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 18 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मध्यकाल में झारखंड से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि प्राचीन काल में झारखंड के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटकर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण इसके बारे में पढ़े थे। इसके अलावा हम लोग ताम्र पाषाण काल के बारे में, उसके बाद तांबा और मतलब कि टीन को मिलाकर एक नया धातु बना कांसा, तो हम लोग कांस्य युग के बारे में भी पढ़े। इसके अलावा हम लोग जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है, इसका जिक्र जो है वो झारखंड में कहीं भी नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम लोग स्किप किए। इसके अलावा हम लोग देखें तो वैदिक काल में भी 2 भाग आता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन दोनों का भी जिक्र झारखंड में कहीं नहीं है, तो इसको भी हम लोग नहीं पढ़े। इसका बाद आता है आपका धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम लोग झारखंड में झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन दोनों टॉपिक को हम लोग पढ़े। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद फिर हम लोग जो है वो हम लोग आते हैं महाजनपद वाले काल में। तो महाजनपद वाले काल में केवल मगध महाजनपद जो है इसका भाग जो है वो झारखंड होता है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिर आपको बताया गया था कि मौर्य काल के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्य काल के अंतर्गत हम लोग कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जो है इन तीनों राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा मौर्य उत्तर काल के अंतर्गत हम लोग जो है वो मतलब कि जो भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हो रहा था, तो इससे भारत और विदेशों के बीच में बहुत सारा व्यापारिक संबंध स्थापित होता है, तो इनका प्रभाव जो है वो झारखंड में भी देखने को मिलता है। तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम लोग सिंहभूम, चाईबासा और रांची इन तीनों प्लेसेस से कुछ जो है वो विदेशी संबंधी जो कुछ ना कुछ मिलते, जैसे कि सिक्के मिले, तो इनसे ये पुष्टि होता है कि झारखंड जो था वो विदेशी संबंधों से ये मतलब कि जुड़ा हुआ था। इसके बाद हम लोग मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़े। गुप्त काल के अंतर्गत हम लोग समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़े। इसके अलावा हम लोग गुप्तकालीन अवशेष देखे, जो कि हजारीबाग के महुदी पहाड़, कोडरमा के सतगावा और वहीं रांची के पिठोरिया प्लेस से हम लोग देखे। गुप्त काल के बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल में गए, और गुप्तोत्तर काल में जो है वो हम लोग एक महान शासक शशांक के बारे में पढ़े। इसके अलावा हर्षवर्धन के बारे में पढ़े। इसके अलावा और भी कई सारे तथ्य बन सकते थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से संबंधित, तो इन सभी टॉपिक को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए। आज की क्लास में हम लोग मध्यकाल में झारखंड की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है आपका पूर्व मध्यकाल और एक है आपका उत्तर मध्यकाल। तो जो पूर्व मध्यकाल है इसमें हम लोग मतलब कई सारे मंदिर वगैरह को शामिल करते हैं कि पूर्व मध्यकाल में झारखंड में कई सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। और उत्तर मुगल काल में हम लोग बेसिकली राजा महाराजा जो भी हुए थे, इनसे क्या क्या संबंध था झारखंड का, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम लोग महामाया मंदिर जो कि गुमला में है, इसके बारे में पढ़ते हैं। टांगीनाथ मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, इसके बारे में पढ़ते हैं। और इटखोरी में जो है मंदिर, माँ भद्रकाली मंदिर चतरा में है जो, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो अगर हम लोग देखें एक बार फिर से कि मध्यकाल के अंतर्गत हम लोग 2 भाग में पढ़ते हैं, एक पूर्व मध्यकाल और एक आपका उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में हम लोग जो है वो 4 मंदिर पढ़ते हैं। एक आपका महामाया मंदिर गुमला में, दूसरा है टांगीनाथ का मंदिर, ये भी गुमला में ही है, तीसरा है छिन्नमस्तिका मंदिर, ये रामगढ़ में है, और चौथा जो है वो आपका इटखोरी मंदिर जो है वो चतरा में स्थित है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं, और उत्तर मध्यकाल में हम लोग जो है वो राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अगर सबसे पहले नंबर की राजा की बात की जाए तो वो आते हैं आपके बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी के बाद आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी का नंबर, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद झारखंड में MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। उसके बाद झारखंड में जो है वो लोधी वंश स्टार्ट हो जाता है। हम सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश, ये सभी वंश चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लोधी वंश। लोधी वंश के अंतर्गत हम लोग जो है वो 2 राजा के बारे में पढ़ते हैं,
दो नहीं, हाँ हाँ, दो ही राजा के बारे में पढ़ते हैं। तो जो है वो लोधी वंश के अंतर्गत हम लोग जो है वो आदिल शाह द्वितीय के बारे में, आदिल शाह द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम लोग शेरशाह के बारे में पढ़ते हैं। तो शेरशाह के भी बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया। तो यहाँ तक हम लोग देखिए किस किस राजा के बारे में। तो सबसे पहला नंबर बख्तियार खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड नंबर मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा नंबर फिरोज शाह तुगलक, फिर है आपका पाँचवा नंबर जो है वो है आपका आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। और छठा नंबर शेरशाह है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें सातवां नंबर की बात करें तो सातवां नंबर में आता है आपका हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है आठवां नंबर में अकबर। अकबर के बाद हम लोग देखते हैं कि अकबर के शासनकाल के पूर्वार्ध की बात करते हैं, फिर अकबर का शासनकाल के उत्तरार्ध बात करते हैं। तो अकबर के बारे में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एक है इसके शासनकाल की मतलब कि पूर्वार्ध यानी पहले, तो पहले हम लोग अफगानों का विजय देखेंगे। और अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध में यानी कि बाद में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन देखेंगे। इसमें हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग छोटानागपुर खास का नागवंश देखते हैं, पलामू का चेरो वंश देखते हैं, फिर है सिंहभूम का सिंह वंश देखते हैं, फिर मानभूम का जो है वो हजारीबाग राजवंश देखते हैं। इसके बाद अकबर के बाद हम लोग आते हैं जहांगीर के ऊपर। जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं, फिर जहांगीर के बारे में भी पढ़ते हैं। जहांगीर में भी देखते हैं कि छोटानागपुर खास क्षेत्र में नागवंश जो था वो कैसा था कैसा नहीं था, इससे जहांगीर का क्या संबंध था। फिर है पलामू का चेरो वंश, इसका क्या स्थिति था और झारखंड इसका भी जहांगीर से कैसा संबंध था। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर बिष्णुपुर के पंचायत पर जो है वो जहांगीर आक्रमण करता है। इसके बारे में भी जहांगीर के बारे में भी 3 पॉइंट हम लोग देखते हैं। जहांगीर के बाद हम लोग नेक्स्ट राजा जो है वो शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहाँ के बारे में भी पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय राजवंश था इनसे शाहजहाँ का भी कैसा किस तरह का संबंध वगैरह था। शाहजहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट राजा जो है वो शाह शुजा के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है वो औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। और औरंगजेब के बारे में भी हम लोग जो है वो झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश और औरंगजेब के बीच में क्या स्थिति था क्या नहीं था, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है आपका मिडिवल हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखें, तो हम लोग देखें सबसे पहले बख्तियार खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है, लोधी वंश के बारे में पढ़ना है, आदिल शाह द्वितीय के बारे में पढ़ना है, शेरशाह के बारे में पढ़ना है, हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर अकबर का 2 शासन पढ़ना है। एक अकबर के शासनकाल के पूर्वार्ध अफगानों का विजय, और एक है अकबर के शासन के उत्तरार्ध क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। क्षेत्रीय राजवंशों में 3-4 देखना है। उसके बाद जहांगीर आएंगे, जहांगीर और क्षेत्रीय राजवंशों का संबंध देखेंगे। उसके बाद शाहजहाँ आ जाएगा, तो शाहजहाँ के बारे में भी और क्षेत्रीय राजवंशों से इनका संबंध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शाह शुजा के बारे में पढ़ेंगे, फिर है औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। और औरंगजेब और यहाँ का जो क्षेत्रीय राजवंश था झारखंड का, इन सभी में क्या क्या संबंध हुआ करता था, इन सभी टॉपिक को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप हम आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिए हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इतना तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए। तो अभी आपको बताया गया था ना कि जो मध्यकाल है इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आपका पूर्व मध्यकाल और एक है आपका उत्तर मध्यकाल। तो अभी हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में आपको 4 मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है। तो पहले हम लोग इससे संबंधित जितने भी MCQ है इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो जो महामाया मंदिर है हम सभी को पता है ये जो है वो गुमला में महामाया मंदिर जो है वो हापा मुनि गांव में स्थित है। और हापा मुनि गांव कहाँ है, तो ये आपका गुमला में स्थित है। तो हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण करता है कि झारखंड राज्य का जो संबंध है वो पूर्व मध्यकाल से भी है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि महामाया मंदिर का संबंध किस साल से है, तो हम सभी को पता है पूर्व मध्यकाल से है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापा मुनि गांव राज्य के किस जिले में स्थित है, तो हम सभी को पता है कि ये गुमला जिले में स्थित है। इसके अलावा देखिए बताया जा रहा है कि हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो हम सभी को पता है कि महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय के द्वारा 908 ईस्वी में कराया गया था। ईस्वी की बात की जा रही है AD की। तो ये जो गजघंट राय है इनके द्वारा 908 AD में जो है वो इसका निर्माण कराया गया था महामाया मंदिर का। महामाया मंदिर कहाँ है, तो हापा मुनि गांव में स्थित है और ये आपका गुमला में है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? तो हम सभी को पता है ये आपका 908 AD में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अभी जो है वो आपको पता होना चाहिए। अभी बताया गया था कि महामाया मंदिर का जो निर्माण है वो नागवंशी शासकों के द्वारा करवाया गया था, जिसका नाम है राजघंट राय। तो ऑप्शन नंबर बी, नागवंश के द्वारा ये करवाया गया था। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा हाथों की प्रतिमा जो है वो स्थापित कराई गई थी? तो अगर हम लोग हाथों की प्रतिमा देखें तो ये हाथों की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित कराई गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताया गया कि इस मंदिर का जो सियानाथ देव के द्वारा इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके हाथों से विष्णु की प्रतिमा जो है वो स्थापित कराई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियानाथ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? ठीक है, ऑप्शन है हरिनाथ, सियानाथ, देवनाथ और महेंद्रनाथ। तो सियानाथ तो हम लोग जान गए हैं कि इन्हीं के हाथों जो है इस मंदिर में विष्णु का प्रतिमा स्थापित किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा। अब देखिए, इस मंदिर का जो प्रथम पुरोहित था वो द्विज हरिनाथ नामक जो है वो मराठा ब्राह्मण था। तो इस मंदिर का जो प्रथम पुरोहित था वो द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था और यह राजघंट राय का धार्मिक गुरु था। और राजघंट राय के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था 908 में ही। ठीक है ना? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिनाथ। तो हरिनाथ जो है वो महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था और ये इसका जो नाम है वो द्विज हरिनाथ था और ये एक मराठा ब्राह्मण था। तो आई होप आपको जो है वो महामाया मंदिर से संबंधित जितने भी MCQ बन सकते थे इसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि गंजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? तो अभी बताया गया था कि ये जो हरिनाथ थे यही गंजघंट राय के धार्मिक गुरु थे और ये एक मराठा ब्राह्मण थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, वो है नेक्स्ट मंदिर टांगी नाथ का मंदिर। तो टांगी नाथ के मंदिर के बारे में आप समझ लीजिए कि ये मंदिर जो है वो गुमला ज़िले में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण भी जो है वो पूर्व मध्यकाल में ही किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टांगी नाथ मंदिर का निर्माण मंदिर जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है ये भी मंदिर जो है वो गुमला में ही स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गुमला में स्थित टांगी नाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो हम सभी को पता है पूर्व मध्य काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वो है आपका अष्टभुजी छिन्नमस्तिका के बारे में। तो सबसे पहले आपको छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ के बारे में पता होना चाहिए कि रजरप्पा रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी जो है वो पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। सबसे पहला पॉइंट कि ये रामगढ़ के रजरप्पा प्लेस पे है। छिन्नमस्तिका बौद्ध वज्र योगिनी का ही एक हिंद प्रतिरूप है। ठीक ना? इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो छिन्नमस्तिका है वो बौद्ध वज्र योगिनी का ही एक जो है वो हिंदू या फिर हिंद नहीं बोलते हैं इसको, हिंदू प्रतिरूप है। तो ये कहीं ना कहीं छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो एक बौद्ध वज्र योगिनी है, इसी का ही हिंदू प्रतिरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये रजरप्पा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, रजरप्पा झारखंड के किस जिले में है? तो ये रामगढ़ जिले में है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो ये भी आपका पूर्व मध्यकाल से ही संबंधित है। अब देखते हैं एक और मंदिर है और ये मंदिर का नाम है इटखोरी में जो है माँ भद्रकाली मंदिर, ये चतरा में है, चतरा के इटखोरी में है। तो झारखंड के इटखोरी ब्रैकेट में चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिलते हैं। तो इटखोरी में जो मंदिर है वहाँ से ना पाल शासक जो है महेंद्र पाल, इसके शिलालेख मिलते हैं। पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। तो अगर हम लोग पाल काल में देखें तो इटखोरी में जो है वो माँ भद्रकाली का मूर्ति देखने को मिलता है। ठीक है,
और यहाँ पे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित जो है मूर्ति वगैरह देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटखोरी के मंदिर से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड में से किस स्थान पे हुआ है? तो ये आपका इटखोरी में हुआ है, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासन काल में किया गया था? तो इसका जो निर्माण है वो आपका पाल काल में किया गया था, और पाल शासक जो है वो महेंद्र पाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हम लोग का पूर्व मध्यकाल कंप्लीट हो जाता है। तो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम लोग 4 मंदिर पढ़े, महामाया मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, फिर छिन्नमस्तिका मंदिर, और इटखोरी में जो है वो आपका माँ भद्रकाली मंदिर। इन चारों मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो इन चारों मंदिर के बारे में पढ़ने के बाद जो है हम लोग का पूर्व मध्यकाल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग उत्तर मध्यकाल में जाते हैं, और अभी आपको बताया गया था कि उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत हम लोग जो है वो राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहला राजा आता है आपका बख्तियार खिलजी। तो सबसे पहले हम लोग बख्तियार खिलजी के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि 1206 ईस्वी में, यानी कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी जो है वो झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। तो जो बख्तियार खिलजी जो है वो बंगाल में एक शासन चल रहा था सेन वंशी। तो सेन वंशी शासक जो था, एक उसका नाम था लक्ष्मण सेन। तो उस लक्ष्मण सेन की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय नादिया हुआ करती थी, नादिया। तो बख्तियार खिलजी जो है वो नादिया पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। तो वो जो है वो झारखंड होकर बंगाल जाता है। कौन? बख्तियार खिलजी। ये कब करता है आक्रमण? तो 1206 ईस्वी में। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड जो है वो इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय नागवंशी जो राजा हरिकर्ण था वो प्रभावशाली और शक्तिशाली था। तो गुलाम वंश, जिसको हम लोग मामलुक वंश कहते हैं, तो इसके अंतर्गत इल्तुतमिश और इसके अंतर्गत बलबन, इस तरह का, इस नाम का जो है वो 2-3 बड़े बड़े राजा और बहुत कठोर राजा हुआ करते थे। तो इल्तुतमिश और बलबन के समय जो झारखंड था, झारखंड पे इनका जो प्रभाव था वो बहुत, मतलब प्रभाव जो था वो नहीं था। तो प्रभाव नहीं होने के पीछे का रीज़न क्या है कि उस समय झारखंड में जो है ना नागवंशी राजा हरिकर्ण जो है वो यहाँ पे राज कर रहा था। और हरिकर्ण जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इस कारण से वो जो है वो झारखंड किसी के गुलाम नहीं रहा, ना ही इल्तुतमिश के ना ही बलबन के समय में। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो ये सभी को पता है, नादिया पे। और नादिया क्या था? तो ये बंगाल में सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की ये राजधानी हुआ करती थी, नादिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया? तो नादिया पर आक्रमण कब किया था? तो वो 13वीं शताब्दी में किया था, यानी कि 1206 ईस्वी में, AD की बात की जा रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बख्तियार खिलजी के नादिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गुलाम वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अभी आपको बताया गया था कि जब गुलाम वंश, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश कहते हैं, सैयद वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर है लोदी वंश, ठीक है ना, ये सभी वंश आते हैं आपके दिल्ली सल्तनत में। फिर लोदी वंश को जो है राजा, अंतिम राजा इब्राहिम लोदी है, इसको हराकर जो बाबर है वो मुग़ल काल का स्थापना कर देता है पूरे भारत में, ठीक है ना, ये हम लोग पता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गुलाम वंश के बारे में पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ स्थापित हो गई थी। तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये भी सही, ये सही है कि जब आपका गुलाम वंश का जब समय चल रहा था तो उस समय झारखंड की जो सीमा जो है यहाँ पे मुस्लिम सेनाओं की जो छावनियाँ हैं वो स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय
बलबन के शासन काल में इनका जो प्रभाव है वो झारखंड से मुक्त रहा था, सही बात है। और ये क्यों रहा था मुक्त, वो देखिए आगे। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था, और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा था, जिसके कारण इल्तुतमिश और बलबन झारखंड को अपने कब्जे में नहीं ले पाए। ये पहला नंबर याद रखिएगा। तो उत्तर मुगल काल में हम लोग सबसे पहले बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ लिए हैं। बख्तियार खिलजी, इसी में हम लोग थोड़ा सा गुलाम वंश के अंतर्गत इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पढ़े। और सबसे पहला नंबर का अगर नागवंशी राजा का जिक्र हुआ है तो वो आपका हरिकर्ण का हुआ है, ठीक है ना। तो बख्तियार खिलजी के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट राजा के बारे में, और वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1206 ईस्वी में, है ना, अटैक करने के लिए जाता है नादिया पर झारखंड से होकर, तो उसी तरह 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने सेनापति, जिसका नाम है छज्जू मलिक, उसको नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजता है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति रहता है छज्जू मलिक, तो छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश कर दिया। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश और बलबन के समय नागवंशी शासक कौन हुआ करता था। तो उस समय नागवंशी शासक राजा हरिकर्ण था, और वो काफ़ी पावरफुल था, प्रभावशाली भी था और शक्तिशाली भी था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है, तो अलाउद्दीन खिलजी अपना सेनापति को भेजता है छज्जू मलिक को कि जाओ भैया तुम नागवंशी जो राज्य है इसके ऊपर तुम विजय प्राप्त कर लो। और छज्जू मलिक जो है वो नागवंशी शासकों को टैक्स देने के लिए विवश भी कर देता है। इसके बाद देखो, अलाउद्दीन जो खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति मलिक काफूर है। अभी आपको बताया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति छज्जू मलिक है, वो नागवंशी शासक को कर देने के विवश कर दिया। वहीं अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति है जिसका नाम है मलिक काफूर। तो मलिक काफूर जो है वो दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का दो सेनापति, एक है छज्जू मलिक और एक है मलिक काफूर। छज्जू मलिक को जो है वो नॉर्थ वाली साइड में भेजा गया था नागवंशी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए, जबकि जो मलिक काफूर है इसको साउथ वाले क्षेत्रों में भेजा गया था दक्षिण भारत पे विजय अभियान करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा कि नागवंशी राजा बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लेता है एक यहाँ का नागवंशी राजा रहता है वो, और उसका नाम रहता है बेनुकर्ण, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं कि तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है सो। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दो ठो सेनापति भेजता है। एक है सेनापति का नाम है छज्जू मलिक। तो छज्जू मलिक जो है इसको जो है वो नॉर्थ वाली साइड में जो है नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजता है। वहीं अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति रहता है जिसका नाम है मलिक काफूर। तो इस मलिक काफूर को जो है वो दक्षिण भारत में विजय अभियान के लिए भेजता है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छज्जू मलिक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पे विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। तो एक डेट बताया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पे विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1310 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था छज्जू मलिक और एक सेनापति था मलिक काफूर। तो छज्जू मलिक को 1310 ईस्वी में नॉर्थ इंडिया में भेजता है नागवंशी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए। वहीं अगर हम लोग मलिक काफूर जो कि ये भी सेनापति ही था, इसको साउथ इंडिया में विजय अभियान के लिए भेजता है। तो अलाउद्दीन जो खिलजी है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान करने के लिए वो झारखंड से गुजरता है। तो वो रहता है आपका मलिक काफूर। तो एक सेनापति
छज्जू मलिक तो वो झारखंडी पे और नागवंशी राज्यों पे विजय अभियान के लिए जाता है, और एक जो है साउथ भारत में, दक्षिण भारत में जो विजय अभियान के लिए जा रहा था मलिक काफूर, तो मलिक काफूर भी झारखंड से गुजरा था। कहने का अर्थ है अलाउद्दीन खिलजी का दोनों सेनापति मलिक काफूर भी और छज्जू मलिक भी, ये दोनों जो है वो झारखंड आया है। इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता जो है वो स्वीकार कर लेती है। तो एक नागवंशी राजा रहता है जिसका नाम है बेनूकर्ण, और ये जो बेनूकर्ण है वो क्या करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी। नेक्स्ट जो राजा है उस राजा का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे। तो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति रहता है मलिक बयां। तो जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का दो सेनापति देखे, छज्जू मलिक और मलिक काफूर, उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक का भी एक सेनापति रहता है जिसका नाम है मलिक बयां। और ये जो मलिक बयां है ये हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक वो आ जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र में चाई चांपा तक आ पहुंचता है, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। तो कहने का अर्थ क्या है वो समझिए। इब्राहिम बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति है मलिक बयां वो हजारीबाग क्षेत्र के चाई चंपा तक आ जाता है, और संथाली स्रोत में बताया जाता है कि ये जो आक्रमण हुआ था वो इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। और इस आक्रमण के दौरान जो है इब्राहिम अली जो है वो किस किला पे अधिकार कर लेता है, तो वो बीघा के किले पे अधिकार कर लेता है। और उसके बाद जब अधिकार हो जाता है बीघा के किले पे, तो जो संथाली लोग हैं वो अपने सरदार के साथ जो है वो यहाँ से भाग जाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो आपका मलिक बयां है वो हजारीबाग के चाई किला, पहले तो वो चाई चंपा तक पहुँचता है, फिर जो है हजारीबाग के चाई जो किला है इस किला को जीत कर यहाँ पे जो है वो फतेह खान दौरा के हवाले में कर देता है ये किला। तो हजारीबाग में एक किला हुआ करता था चाई किला, जिसको जीता कौन था, मलिक बयां। और जीतने के बाद ये किसको दे देता है, तो फतेह खान दौरा के हवाले ये कर देता है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सतगावा यानी कि कोडरमा में एक प्लेस है, तो यहाँ पे एक राजा बनाया था किसको, तो छज्जुद्दीन आजमल को। इसके अलावा याद रखिएगा कि तुगलक के काल में नागवंशी राजा जो हुआ करता था वो हरिकर्ण था। तो हरिकर्ण के बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट याद रखेंगे कि हरिकर्ण जो था वो गुलाम वंश में इल्तुतमिश और बलबन के समय में नागवंशी राजा था। हरिकर्ण मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी जो है वो यानी कि तुगलक वंश के समय में भी नागवंशी राजा हुआ करता था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी के समय नागवंशी राजा बेनूकर्ण था जो कि इसका अधीनता स्वीकार कर लेता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जो है वो 25 तो हो गया है, 26 भी आपका हो गया था, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन वो सत्य है। तो अभी आपको बताया गया था कि ऑप्शन नंबर ए है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था, ये सही बात है। तो अभी आपको जिस तरह से बताया गया था ना कि जो है मलिक बयां जब हजारीबाग के चाय किला को जीतता है, तो जीतने के बाद ये फतेह खान दौरा की ये इसको हवाले कर देता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो MBT ये छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक ये जो है वो घोषित कर देता है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन नंबर बी कि तुगलक काल के सिपह सलार मलिक बयां ने हजारीबाग के चाई चंपा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया। तो ये बिल्कुल सही बात है। हम सभी को पता है कि तुगलक वंश के जो शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयां है, ये हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक आ जाता है। फिर जो है संथाली स्रोत के अनुसार जो है ये आक्रमण
इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। और इस आक्रमण के दौरान जो है इब्राहिम अली के द्वारा बीघा का किला जो है वो उसके ऊपर अधिकार कर लेता है। फिर संथाली लोग जो है वो अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक ना, ये भी हम लोग जाने थे, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोग जाने थे कि जो मलिक बयां है जो हजारीबाग के चाई चंपा तक पहुँचता है वो चाई किला को जीत लेता है और उसके बाद वो फतेह खान दौरा के हवाले इसको कर देता है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कि तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा जो था वो शासन में था। तो अभी आपको बताया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हरिकर्ण था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट राजा की बात करते हैं। ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो एमबीटी के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसका सेनापति मलिक बयां था और ये चाई चंपा तक पहुंचता है। और हम लोग एक जानते हैं कि ये जो आक्रमण हुआ था वो इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था और इब्राहिम अली जो है वो बीघा के किले पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद संथाल लोग जो है वो अपने सरदार के साथ भाग जाते हैं। फिर जो आपका मलिक बयां है ये हजारीबाग के चाई चंपा को जीतकर फतेह खान दौरा को इसके हवाले कर देता है। उसके बाद एमबीटी जो है वो छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त करता है और तुगलक काल में जो है वो नागवंशी राजा हरिकर्ण था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट राजा जो है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया और इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित करता है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो बंगाल के शासक जिसका नाम है शमसुद्दीन शाह, तो शमसुद्दीन शाह को हराता है फिरोज शाह तुगलक। और जब उसको हरा देता है शमसुद्दीन शाह को, तो उसके बाद जो है वो हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है। तो सतगावा जो है वो आपका कोडरमा वाला क्षेत्र है, तो इसको जीत जाता है फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद जो है इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाती है। तो जो सतगावा है इसको फिर अपना वो राजधानी बना देता है। ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन लगाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के फिल इन द ब्लैंक्स क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना देता है। तो ये सतगावा हो जाता है। तो अभी आपको बताया गया था कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को हरा देता है और हराने के बाद जो है वो हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसके बाद जो है वो सतगावा को अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाता है, यानी कि बंगाल की राजधानी बनाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, वो है आपका लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड जो है वो लगभग मुक्त रहा है। तो लोधी वंश का जो भी सुल्तान जितने भी आए हैं तो इनके सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड पूरी तरीके से मुक्त रहा है, लगभग। क्यों रहा है वो देखिए। इस काल में छोटनागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा की बात करें तो वो प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। तो ये 3 राजा इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं तीनों राजा जो है प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली भी थे और महत्वाकांक्षी भी थे। इस कारण से लोधी वंश के सुल्तानों के समय झारखंड जो है वो लोधी वंश से लगभग अछूता ही रहा है। आगे देखिए, लोधी वंश के समकालीन जो था वो उड़ीसा में गजपति वंश का जो है वो सामना जो है झारखंड को करना पड़ा। तो लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। तो झारखंड को जितना दिक्कत लोधी वंश के राजाओं से नहीं हुआ उतना दिक्कत जो है वो उड़ीसा के गजपति वंश जो है के राजाओं से हुआ। आगे देखिए, कपिलेंद्र गजपति जो कि गजपति वंश का संस्थापक था और गजपति वंश जो है वो उड़ीसा में था। तो कपिलेंद्र गजपति जो कि गजपति वंश का संस्थापक था, तो उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था। तो अगर हम लोग दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम है कपिलेंद्र गजपति। ये उड़ीसा में हुआ करता था। उसने संथाल, प्रगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभुत्व या अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। तो कपिलेंद्र गजपति के कब्जे में झारखंड आ गया था, केवल संथाल, प्रगना और हजारीबाग को छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद देखिए, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भाई से जौनपुर के शासक जिसका नाम है हुसैन शाह, तो हुसैन शाह सरकी जो है वो झारखंड के साहिबगंज में आकर शरण लिया था।
तो 1494 में सिकंदर लोदी से डर कर जौनपुर के शासक, जिसका नाम हुसैन शाह सरकी रहता है, ये झारखंड के साहिबगंज में आके शरण लेता है, मतलब कि छिप जाता है। तो हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोदी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया। तो प्रतापकर्ण किया था, विराटकर्ण किया था, छत्रकर्ण किया था, हरिकर्ण नहीं किया था। हरिकर्ण जो है वो तुगलक वंश के समय था हरिकर्ण। उसके बाद जो है आपका तुगलक वंश के पहले हम लोग जो पढ़े थे ना भाई, आपका मामलुक वंश, जिसमें हम लोग इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पढ़ते हैं, गुलाम वंश या मामलुक वंश, उसमें भी हरिवंश हरिकर्ण ही जो था वो नागवंशी राजा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लोदी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया। तो ये गजपति वंश जो था वो दक्षिण पूर्व मतलब कि भारत का एक मतलब कि बहुत बड़ा राजा हुआ करता था और बहुत बड़ा वंश था गजपति वंश। और गजपति वंश का अगर हम लोग राजा की बात करें तो वो संस्थापक थे मतलब कपिलेंद्र गजपति, कपिलेंद्र गजपति, ठीक ना, कपिलेंद्र गजपति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उसे जो है वो उस पर अधिकार कर लिया। तो उड़ीसा का एक शासक था जो कि गजपति वंश का संस्थापक भी था, जिसका नाम कपिलेंद्र है। और ये कपिलेंद्र जो है वो भारत मतलब कि झारखंड के ऊपर आक्रमण करता है और झारखंड के ऊपर आक्रमण करके झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र को जीत जाता है, सिवाय संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका लोदी वंश के सुल्तान हैं, तो लोदी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड जो है वो लगभग जो है वो मुक्त रहता है। गुलाम वंश के भी सुल्तानों से, जैसे कि इल्तुतमिश और बलबन के समय में भी जो है झारखंड मुक्त रहता है। खिलजी वंश में फिरोज शाह तुगलक के समय झारखंड जो है इसके मतलब अधीन था और तुगलक वंश के समय झारखंड में जो है वो हरिकर्ण जो था वो नागवंशी राजा था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से कौन लोदी वंश के समकालीन झारखंड के नागवंश के शासक थे। तो लोदी वंश के समकालीन अगर हम लोग देखें तो प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भाई से जौनपुर के शासक, जिनका नाम हुसैन शाह सरकी था, तो हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में आकर शरण ली थी। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, साहिबगंज में आकर ये शरण लेता है। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भाई से झारखंड के साहिबगंज में आकर शरण ली थी। तो अभी आपको बताया गया था हुसैन शाह सरकी ने। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वो है आपका 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में जाने से पहले हम लोग जो है वो आदिल शाह द्वितीय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो आदिल शाह द्वितीय जो है वो खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय था। तो एक खान देश है, तो खान देश का शक्तिशाली शासक जो था वो आदिल शाह द्वितीय था। ठीक है ना, आदिल शाह जो द्वितीय है वो आदिल खान द्वितीय जो है वो अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। तो आदिल खान द्वितीय बोलिए या फिर आदिल शाह द्वितीय बोलिए, दोनों एक ही है। तो आदिल शाह या फिर आदिल खान द्वितीय ने अपना सैन्य दल यानी कि मिलिट्री फोर्सेस को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के भी नाम से जाना जाता है। तो आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय दोनों एक ही है, इसे झारखंड का सुल्तान कहा जाता है, झारखंडी सुल्तान। तो सवाल उठता है क्यों कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो अपने सैन्य दल को झारखंड में भेजा था और आदिल शाह द्वितीय जो है वो खान देश का शक्तिशाली राजा हुआ करता था। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आदिल शाह द्वितीय के बाद हम लोग नेक्स्ट राजा की बात करें तो वो है आपका शेरशाह। तो शेरशाह कहने का अर्थ है यहाँ से मुगल काल आपका स्टार्ट हो जाता है।
लोधी वंश के बाद जो है हम लोग का मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। और मुगल काल में हम लोग सबसे पहले राजा की बात करें तो वो आपका शेरशाह आएगा, फिर हुमायूं, फिर बाबर, हुमायूं सबसे पहले आएगा, शेरशाह, फिर हुमायूं, फिर अकबर। अकबर के बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट राजा वो पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में, और शाहजहाँ फिर जहांगीर, शाहजहाँ जहांगीर इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। शाह शुजा के बारे में भी पढ़ते हैं, औरंगजेब के बारे में भी पढ़ते हैं। सवाल उठता है कि मुगल काल का जो स्थापना किया था बाबर, तो क्या बाबर के बारे में नहीं पढ़ना है? बाबर के बारे में पढ़ना है, लेकिन मात्र 1-2 पॉइंट पढ़ना है। और एक पॉइंट ये पढ़ना है कि जब मुगल अफगान संघर्ष हो रहा था 1530 से 1540 के बीच में, इसी समय जो है वो सॉरी बाबर के बारे में दूसरा पॉइंट पढ़ना, वो हम लोग आगे देखेंगे। ये मिस्टेक से हम दूसरा वाला पॉइंट बता दे रहे थे, सॉरी। तो केवल इतना याद रखिएगा कि मुगल काल के अंतर्गत हम लोग शेरशाह, हुमायूं, अकबर इन सभी राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं शेरशाह जो कि मुगल काल का राजा था, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। तो शेरशाह जो है वो मुगलों के विरुद्ध जब बहुत सारा संघर्ष कर रहा था, तो मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने के दौरान जो है वो झारखंड क्षेत्र का जो है वो बहुत बार प्रयोग करता है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, शेरशाह और मुगल बहुत बार आमने सामने होते हैं, ठीक है ना। फिर याद रखिए 1534 से 1537 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से होकर गुजरा था, और इस अभियान के दौरान शेरशाह के पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी जो कि राजमहल क्षेत्र है यहाँ पे नाकाबंदी की थी। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा था, ठीक है ना। और 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लेता है। तो 1534 से 37 के बीच में जब बंगाल अभियान करता है शेरशाह, तो वो झारखंड से ही गुजरता है। और शेरशाह का पुत्र रहता है जिसका नाम जलाल खान है। तो जलाल खान जो है वो तेलियागढ़ी जो कि राजमहल क्षेत्र है यहाँ पे वो नाकाबंदी करता है। फिर शेरशाह जब बंगाल अभियान के बाद जो है वो मुगलों को चकमा देकर जो है वो झारखंड के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुँचता है। कब? तो वो 1537-39 के आसपास पहुँचता है। उसके बाद 1538 ईस्वी में ही जाकर वो रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लेता है। कौन? तो शेरशाह। इसके बाद एक चीज़ और रखिएगा याद कि शेरशाह के शासनकाल में ही झारखंड में शाही सिक्कों का जो था वो प्रचलन तेज हो गया था। इसके अलावा झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का जो मार्ग प्रशस्त करने का जो श्रेय दिया जाता है वो शेरशाह सूरी को ही दिया जाता है। तो शेरशाह को ही झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा देखिए 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति होते हैं खवास खां। जैसे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति देखे छज्जू मलिक और मलिक काफूर, और मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति देखे मलिक बयां, उसी तरह शेरशाह के भी सेनापति होता है जिसका नाम है खवास खां। तो 1838 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो राजा महारत चेरो को परास्त करके श्याम सुंदर नामक एक सुंदर हाथी प्राप्त कर लेता है। तो शेरशाह का सेनापति खवास खां और वो मिल जाता है दरिया खां के साथ, और ये दोनों मिल के चेरो महाराजा जिसका नाम रहता है महारत चेरो उसको हरा देते हैं, और उसको हराने के बाद श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त कर लेते हैं। फिर याद रखिए 1538 का ये घटना हो गया था। फिर 1539 में चौसा का युद्ध जो होता है, तो 1539 में चौसा का युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित करके रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। तो शेरशाह हुमायूं को हराता है 1539 में चौसा के युद्ध में, और अगर हम गलत नहीं हैं तो इसी को ही बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। तो बिलग्राम या फिर चौसा के युद्ध में जो है वो शेरशाह हुमायूं को हराता है, और उसके बाद हराने के बाद जो है वो रोहतास से लेकर वीरभूम तक अपने साम्राज्य को विस्तार कर लेता है। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर जो है वो शेरशाह व उसके वंशजों का यहाँ पे अधिकार रहता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब चलिए शेरशाह के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इससे संबंधित MCQ को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो अभी बताया गया था क्वेश्चन नंबर 37 कि झारखंड में से किसे झारखंडी मतलब निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग जाने आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय को जो है वो झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था। और आदिल शाह द्वितीय जो है वो खान देश का शक्तिशाली एक राजा हुआ करता था। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि शेरशाह और मुगल के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद होते रहता था, हमेशा लड़ाई होते रहता था। तो शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग बंगाल अभियान के दौरान किया था। तो वो हो जाएगा आपका राजमहल वाला क्षेत्र, इसका जो उपयोग है वो अपने बंगाल अभियान के दौरान किया था। तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल अभियान जब कर रहा था यानी कि 1534 से लेके 1534 के बीच में, तो 1534 से 1537 ईस्वी के बीच में बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह जो है वो झारखंड से होकर गुजरता है। और इसी अभियान के दौरान शेरशाह के पुत्र जो है वो जलाल खान रहता है, वो तेलियागढ़ी जो कि राजमहल वाला क्षेत्र है यहाँ पे ही नाकाबंदी करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कि शेरशाह के सेनापति जिसका नाम खवास खां है, उसने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त की थी। तो अभी आपको बताया गया था कि 1538 ईस्वी में क्या किया, तो शेरशाह का सेनापति खवास खां यानी कि खवास खां और जो है दरिया खां, ये दोनों मिल जाते हैं। और मिलने के बाद जो है चेरो महाराजा जिसका नाम है महारत चेरो, तो महारत चेरो को हरा देते हैं और श्याम सुंदर नामक जो हाथी है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका जो 39 का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, महारत जो है वो महारत चेरो को हरा देते हैं। तो सेनापति खवास खां और ये दरिया खां दोनों मिलकर इसको हराते हैं और हराने के बाद जो है वो श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो इसमें बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए कि शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन में तेजी आई थी, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर बी शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया था, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी देखिए झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक जो है वो हाथी प्राप्त करना था। तो इस बात में उतना ज़्यादा तो मतलब कि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है एक श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य रहा हो, तो इसको भी हम लोग सही मान सकते हैं। ठीक है, फिर आपको बताया गया था अभी कि 1538 में जो है वो शेरशाह के सेनापति खवास खां और दरिया खां दोनों मिलकर चेरो राजा महारत चेरो को हराते हैं और श्याम सुंदर नामक हाथी जो है वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1539 में ही चौसा का युद्ध होता है जिसमें शेरशाह जो है वो हुमायूं को हरा देता है, यहाँ तक याद रखिएगा। अब आइए हम लोग जो है वो हल्का सा हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। तो हुमायूं के बारे में बताया जा रहा है कि मुग़ल अफ़गान का जब संघर्ष हो रहा था, मुग़ल और अफ़गानों के बीच में जब संघर्ष हो रहा था, ये संघर्ष जो है 1530 से लेकर 1540 के बीच में लगभग देखने को मिलता है। तो इसी दौरान जो है हुमायूं एक बार भुरकुंडा जो है वो वहाँ पे आता है। देखिए भुरकुंडा कभी कभी ना अगर हम लोग देखें तो भुरकुंडा जो है हजारीबाग का ही पार्ट है, लेकिन भुरकुंडा आज मतलब कि कभी कभी कोई बुक में दिया रहता है कि जैसे कि अगर इंडो असाई अगर ग्लास फैक्ट्री की बात करें तो वो भुरकुंडा में ही है और भुरकुंडा को जो है वो रामगढ़ का भाग माना जाता है। तो इसको आप एक बार चेक कीजिएगा कि भुरकुंडा जो है हजारीबाग में है कि भुरकुंडा आपका रामगढ़ में है, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। और भुरकुंडा में ही इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री भी है, भुरकुंडा में ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए मुग़ल अफ़गान संघर्ष जो कि 1530 से 1541 के मध्य में होता है, 41 या फिर 40 मान सकते हैं, इसके मध्य में होता है। तो इस समय जो हुमायूं है वो झारखंड के भुरकुंडा क्षेत्र में आता है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में जाने से पहले हम लोग ये जान लीजिएगा कि अकबर का काल हम लोग बात करते हैं तो झारखंड के संदर्भ में जो अकबर का काल है वो दो भागों में बांटा जाता है। एक है शासनकाल का पूर्वार्ध जिसको हम लोग 1556 से 1576 के बीच में मानते हैं, और एक है आपका शासनकाल का उत्तरार्ध जिसको हम लोग 1576 से 1605 ईस्वी तक मानते हैं। और अगर हम लोग देखें तो अकबर जो है वो अपने शासनकाल के दौरान जब हम लोग पूर्वार्ध की बात करें तो उसमें
झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय जो है वो प्राप्त करता है। यानी कि अकबर जो है अपने शासनकाल के पूर्वार्ध में यानी कि 1556 से 1576 के बीच में अफगानों के ऊपर विजय प्राप्त करने में ज़्यादा ध्यान देता है कि झारखंड में जो जो अफगान फैले हुए थे इनको हराकर अपना जो सत्ता स्थापित करने में ध्यान देता है। वहीं अगर हम लोग अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध की बात करें यानी कि 1576 से 1605 ईस्वी की बात करें तो यहाँ पे जो है अकबर क्या करता है, तो झारखंड की जो क्षेत्रीय राजवंश है तो क्षेत्रीय राजवंशों पर जो है वो अपना सत्ता स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये दो तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अकबर के शासनकाल के पूर्वार्ध में देखते हैं यानी कि जब अफगानों पर विजय प्राप्त कर रहा था अकबर 1556 से 1576 के बीच में, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में जो है वो एक पॉइंट बताया जा रहा था आपको कि जुनैद कर्रानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्षों में मुगल की जीत हुई और ये रामपुर वर्तमान क्षेत्र में कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र का प्रयोग किया था और 1575 ईस्वी में ही एक टकरोई की लड़ाई होती है और उस टकरोई की जो लड़ाई है वो जुनैद कर्रानी जो है वो बिहार जाने के क्रम में रामपुर जो कि वर्तमान में रामगढ़ में है यहाँ पे जाके रुकता है और यहाँ पे उसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ जाती है और फिर जुनैद कर्रानी और मुगलों की सेना के बीच में रामपुर की लड़ाई होती है जिसमें मुगलों की जीत हो जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक डेट 1575। तो 1575 में क्या होता है, टकरोई की लड़ाई होती है। तो टकरोई की लड़ाई के बाद जो है जुनैद कर्रानी वो बिहार जाने के क्रम में रामपुर रामगढ़ में आके रुकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 1575 में जब टकरोई की लड़ाई होती है तो इसके बाद जो है वो जुनैद कर्रानी ये रामगढ़ के जो है एक प्लेस रामपुर वहाँ पे आके रुकता है और यहीं पे मुगल सेना भी आ जाती है। फिर इन दोनों के बीच में रामपुर की लड़ाई होती है, फिर मुगल की जो है वो जीत हो जाती है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात है, अब हम लोग जो है वो अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध हम लोग देख लिए हैं जिसमें हम लोग केवल जुनैद कर्रानी और मुगलों के बीच में जो है युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। एक टकरोई की लड़ाई 1575 में और एक आपका रामपुर की लड़ाई। फिर देखिए अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध यानी कि बाद में बात करते हैं तो जिसमें हम लोग क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन की बात करते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले नंबर है छोटानागपुर खासकर नागवंश के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि अकबर नागवंशों की राजधानी जो कि कोकरा या फिर खुकरा था इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहता था और इसका जो कारण था वो कारण ये था कि दक्षिण भारत जाने हेतु युद्ध में इस क्षेत्र का प्रयोग कर सके, यानी कि अकबर का एक सामरिक कारण था। इसके अलावा अगर हम लोग साम्राज्य विस्तार की बात करें तो ये भी एक कारण बनता था, राजनीतिक कारण, ठीक ना। और इसके अलावा अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि हुआ करती थी, तो ये एक तरह से आर्थिक कारण था। तो ना अकबर जो है वो नागवंशी जो है नागवंशों की जो राजधानी है कोकरा या फिर खुकरा इसके ऊपर जीतना चाहता था। इसके लिए सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों कारण थे। फिर जो है वो 1585 ईस्वी में अकबर जो है वो शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजता है। किसको? शाहबाज खान को। और शाहबाज खान को झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजता है और इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह जो है इसकी पराजय होती है, यानी कि हार जाता है। और मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना जो है वो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता है। और बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतुल खां एवं उसके पुत्र निशान खां के विरुद्ध जो है वो मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान में मुगलों का साथ देता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नागवंशी अकबर नागवंशों की राजधानी खुकरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। क्यों? तो इस क्षेत्र पर आर्थिक समृद्धि के लिए, तो आर्थिक कारण, साम्राज्य विस्तार के लिए, तो आपका ये हो गया आपका राजनीतिक कारण, और इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना, तो ये आपका सामरिक कारण हो गया कि जब भी हम दक्षिण भारत में विजय अभियान के लिए जाए तो इस क्षेत्र का उपयोग करें। इसके अलावा फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था? तो झारखंड पे विजय प्राप्त करने के लिए किसको भेजता है अकबर? तो वो है आपका शाहबाज खां। तो शाहबाज खां को भेजता है विजय अभियान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मधुकरण शाह। ये हम लोग देख चुके हैं।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया। तो ये जो है क्या बोलते हैं, अकबर। तो अकबर को है ये आपका करदाता प्रदेश बनाता है। तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झारखंड को अपना सर्वप्रथम करदाता प्रदेश बनाता है। तो हम लोग देखिए कि मुगल काल में मतलब कि मुगल शासक जो अकबर था वो अपना एक मतलब कि किसको भेजता है, तो अपना एक मतलब कि सेनापति को भेजता है, शाहबाज खां को। और शाहबाज खां जो है वो नागवंशी शासक मधुकरण शाह को हरा देता है। उसके बाद मधुकरण शाह जो है वो वार्षिक टैक्स देना स्वीकार कर लेता है, वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार कर लेता है। तो इस आधार पर बोला जा रहा है कि अकबर जो है वो पहला मुगल शासक रहता है जिसने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि 1589 ईस्वी में ही निम्न में से किसे बिहार और झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जब हम लोग पलामू का चेरो वंश की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग देखें छोटानागपुर खास का नागवंश, जिसमें हम लोग शाहबाज खां और मधुकरण शाह के बीच में युद्ध का बात किए, और जो है नागवंशों की राजधानी कोकरा या फिर खोकरा को क्यों जीतना चाहता था अकबर, इसकी बात किए। अब हम लोग पलामू का चेरो वंश की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह जो है वो राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार और झारखंड का सूबेदार जो है वो नियुक्त कर देता है। 1589 में कौन, अकबर, राजा मानसिंह को अकबर जो है वो बिहार और झारखंड का क्या करता है, सूबेदार नियुक्त करता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार और झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये मानसिंह को करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार जो कि मानसिंह है, तो मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानसिंह जो है वो 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित करके मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है। यानी ऑप्शन नंबर सी भागवत राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1589 में मानसिंह सूबेदार बना और 1590 में ही पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित करके उसको मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपका वो बनता है सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में। ठीक ना, तो सिंहभूम का सिंह वंश देखते हैं हम लोग। इसमें बताया जाता है कि 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि जो मानसिंह है, मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया। तो बिहार और बंगाल की राजधानी किसको बनाता है वो देखिए। तो अभी आपको बताया गया था कि 1592 ईस्वी में ही जो है मानसिंह जो है वो राजमहल यानी कि साहिबगंज वाले क्षेत्र को इसको बंगाल का राजधानी बनाता है, यानी कि राजमहल को। तो राजमहल को जो है वो राजधानी बनाता है। और इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि हम लोग जब 1592 में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह जो है वो सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरता है, और इस समय सिंहभूम में जो है वो पोरहाट में जो है वो सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह का शासन चल रहा था। तो जब उड़ीसा अभियान हो रहा था 1592 में, तो उस समय मानसिंह सिंहभूम से क्रॉस होता है और उस समय सिंहभूम में जो है वो रंजीत सिंह का शासन चल रहा होता है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मानसिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरता है। तो ये पता होना चाहिए झारखंड के किस स्थान से गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सिंहभूम से गुजरता है। तो कहने का अर्थ ये है कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरता है, और इस समय सिंहभूम में जो है वो पोरहाट में सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह का शासन होता है, और मानसिंह जो है ये से गुजरता है सिंहभूम वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 50 तक ही इसको यहीं पे रोक देते हैं। इसके बाद का जो है टॉपिक वो हम लोग मतलब इसके बाद का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो इस क्लास को आप 2-3 बार और देखिएगा तो फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।